हेलो चैम्प्स, क्या हाल है? कुशल मंगल है ना? हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, कैवेंडिश की थ्योरीज जान ली, एक्सपेरिमेंट्स जान लिए, केपलर्स की थ्योरीज जान ली। सबको जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, क्या कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, इफ ए is applying some force to B, then B will exert some force on A. Got it? Not it? Yes, you got it. आपको पता है इस बारे में कि अगर A B पे फोर्स लगाएगा तो B भी A को छोड़ेगा नहीं, वो भी फोर्स लगा के ही छोड़ेगा। तो हमारे हिसाब से अगर ये धरती माता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटेशन के हिसाब से, क्योंकि अर्थ इस पे ग्रेविटी लगाएगी, तो ग्रेविटेशन के हिसाब से ये मास है और ये मास है, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, तो एप्पल गिरा नीचे, है ना? न्यूटन ने ये बताया था ना कि ग्रेविटी है अर्थ के पास, इसलिए एप्पल नीचे गिर गया, मास ने मास को खींचा। प्रश्न एक और उठता है, वो ये कि क्या इस मास ने इस मास को नहीं खींचा होगा क्या? इफ ए इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन बी, तो क्या बी ने ए पे फोर्स नहीं लगाया होगा? तो ऑफकोर्स लगाया होगा। और अगर लगाया होगा, अगर लगाया होगा, तो धरती माता क्यों नहीं गई एप्पल के पास? तो फिर एप्पल ही क्यों गिरता है? अर्थ क्यों नहीं जाती किसी मास के पास? इलॉजिकल क्वेश्चन है ना? नहीं, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर भी लॉजिकल ही है, इसका कोई इलॉजिकल आंसर भी मत सोचना आप सब, ठीक है? लेट्स सी कि क्यों ऐसा होता है। हमें पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो F अपॉन m, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अब देखते हैं इस बात से क्या पता चलता है। हेयर, हेयर का h काफी बड़ा हो गया है। हेयर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब अगर m बढ़ेगा तो a कम हो जाएगा। मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। अब हम अर्थ और एप्पल की बात करते हैं। किसका मास ज्यादा है चैम्प्स? किसका मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है, एप्पल का या अर्थ का? अर्थ का मास ज्यादा है और एप्पल का मास कम है। एप्पल का मास बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है कंपेयरिंग टू अर्थ। इस वजह से मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होगा, और अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो अर्थ और एप्पल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम फोर्स से, लेकिन लेकिन एक में एक्सेलरेशन बहुत कम है, बहुत कम। कितना कम है? कितना डिफरेंस है? एप्पल की एक्सेलरेशन और अर्थ की एक्सेलरेशन में कितना डिफरेंस है? उतना ही डिफरेंस है जितना डिफरेंस अर्थ के मास और एप्पल के मास में। तो इतना बड़ा गैप है ना? इतनी ज्यादा इतना चेंज है दोनों के एक्सेलरेशन में। तो होता क्या है, अर्थ भी अट्रैक्ट होती है एप्पल के पास, पर इतना कम एक्सेलरेशन है कि पता नहीं चलता, वो हिलती ही नहीं है और एप्पल वहां तक पहुंच जाता है। गॉट इट? नॉट इट? यस, यू गॉट इट। सो हियर, if the mass of the body is larger, acceleration will be less. अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, है ना? एंड mass is large and mass is, and if the mass is less, acceleration will be larger. यही वजह है अर्थ भी
एप्पल को अट्रैक्ट करता है और एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अर्थ चलती हुई नहीं दिखती एप्पल की तरफ, एप्पल दिखता है. ओके, यू नो द रीजन व्हाई? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द मास. ओके, आगे बात करते हैं. एक और कहानी हमारे पास. न्यूटन के दिमाग में क्या आया होगा कि उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया. इनवर्स स्क्वायर लॉ, यू नो व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे, अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा. कैसे? किस रेशियो में? अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रिपल करेंगे तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा. डिस्टेंस 4 टाइम्स करेंगे तो फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगा. कहां से आया? उन्होंने इस बात को कैसे पता किया? प्रूफ कैसे दिया? तो मैं आपको बताता हूं. हम यहां लिखते हैं क्या, एक कहानी. हाउ न्यूटन फाइंड या प्रूव्ड लिख सकते हैं ना. हाउ न्यूटन प्रूव्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब एफ जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही क्यों था और कैसे था, ये कहानी हम आज जानेंगे. ओके, मुझे कैसे सारी बातें पता है? बिकॉज ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो, है ना. ओके, आगे बात करते हैं. हम जानते हैं कोई भी बॉडी जब गोल घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. प्लीज मत बोलना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. मेरे पिछले लेक्चर्स देखो, उसमें सब कुछ है. ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में सब कुछ फिनिश कर रखा है. सेंट्रीपिटल लॉ की बातें हम पहले कर चुके हैं. अगर हम यहाँ भी करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और जो चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं उसको पढ़ने में दोबारा टाइम वेस्ट कर देंगे, और जो चीज़ हमें पढ़ना है वो हम पढ़ नहीं पाएंगे. राइट नाउ जस्ट लेटिंग यू नो, centripetal force is the force acting towards the center of a body if a body revolves around a circular path. That's it. वो दुनिया की कोई बॉडी अगर गोल घूमती है तो उस पे एक सेंटर की तरफ, उस बॉडी से सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है. दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको पूरे पाथ में बाइंड करके रखती है. बस अभी इस वीडियो में इतना ही जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए. ओके, नेक्स्ट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा एम पी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. गॉट इट चैम्स? अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना. और सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 पाई आर. डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी. James, got it, not it? Yes, you got. Okay, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है. अगर 2 पाई कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई टी. चलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा चैम्प्स? पी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर. मेरी बात क्लियर है? यस और नो? यस, क्लियर है. अच्छा, चलिए दोनों तरफ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर टू आर एच एस. अगर मैं इस तरफ आर से डिवाइड और आर से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, है ना. कोई कुछ नहीं कहेगा. तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. मैथमेटिकली हम सही जा रहे हैं, इसको चेक करते रहना चैम्प्स. आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर. याद करो, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है. हमने बात करी है पहले भी, ये केप्लर्स थर्ड लॉ है ना. तो आर क्यूब अपॉन
ये कर लेते हैं, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ऐसा हो गया। नाउ पुटिंग वैल्यू v is equals to, पुटिंग वैल्यू v is equals to 1 अपॉन r, अगर मैं यहाँ पुट करता हूं इन 1, ऊपर 1 में, तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू 1 अपॉन r पुट कर देता हूं, ओके, तो क्या होगा? ये क्या होगा जेम्स, बताओ मुझे पे। अच्छा v स्क्वायर है ना ये, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो f इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर की जगह 1 अपॉन आर और यहाँ पे r, तो यहाँ पे मुझे मिल गया f इज इक्वल्स टू m अपॉन आर स्क्वायर। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ तो f इज प्रोपोर्शनल टू, यहीं पे लिख देता हूँ, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वो तरीका था जहां से पता चला हमें कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कहां से पता किया, कैसे नहीं। गॉट इट चैम्प्स? तो सारी बातें इसको ऊपर से लेके नीचे तक देखो, समझो, पढ़ो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस बात की तसल्ली कर सकते हो कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे पता किया। ओके चैम्प्स, आगे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो मैं इसे बढ़ा देता हूं और आपको दिखाता हूं फ्री फॉल क्या होता है। जैसे सबको इतना तो पता है कि ऊपर से कोई भी चीज जब नीचे गिरेगी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जैसे हम ग्रेविटी कहते हैं, है ना चैम्प्स? तो जब ऊपर से कोई चीज जब नीचे गिर रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है, और जब फोर्स लग रहा है तो जहां कहीं भी फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब कोई बॉडी जब नीचे गिरती है तो धरती माता उस पर एक्सेलरेशन लगा रही है, और उस एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसकी भी बात हम करेंगे फिलहाल। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्री फॉल क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो वो फ्री फॉल कहलाता है। गॉट इट नॉट इट? फिर से, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली ऊपर से एकदम नीचे छोड़ देते, ऊपर से एकदम हमने नीचे छोड़ दिया बिना किसी एड के, वो किसी के साथ नहीं गिर रहा है, किसी की हेल्प से नहीं गिर रहा है, ऊपर ले गए, छोड़ दिया, तो जब जब वो ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे गिरता है उसे कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। फ्रीली फ्रॉम ऑल द फोर्सेस, फ्रॉम इट इज आइसोलेटेड बॉडी जस्ट falling down with the effect of gravity. Got it? Not it? Yes, we got it. Okay. तो कोई भी बॉडी जो ऊपर से नीचे गिरती है बिना किसी दूसरी सहायता के, बिना किसी की मदद से, बस वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। एक बार पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वही तो बताया मैंने, पता नहीं किसने, देखो सुनते ही लिख दिया पीछे पीछे से, कॉल्ड फ्री फॉल। तो जब ऊपर से कोई चीज जब नीचे गिरती है, जब भी ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो गिरते वक्त उस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? ये एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
देखते कहीं ना कहीं इसने लिखा भी होगा। The acceleration produced in the freely falling bodies is the same for all the bodies and it does not depends on the mass of the falling body. अच्छा, तो इसने acceleration due to gravity नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूं। यहां पे लिख देते हैं acceleration on a freely, चेंज कर लेते हैं हम अपना पेन, ओके, acceleration, ओहो, on a freely falling body under the effect of gravity is called acceleration due to gravity, उसे acceleration due to gravity कहते हैं। ओके, लग रही मेरी राइटिंग इन सब के बीच में, थैंक्स। ओके, तो होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो ऊपर से जब नीचे गिरती है तो उस पर फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स वही है जहां एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से शो करते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। नाउ एक खास चीज, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये एक्सेलरेशन हर बॉडी के लिए सेम लगता है। किसी भी बॉडी पे ये एक्सेलरेशन अलग नहीं होगा, चाहे कोई भारी चीज हो चाहे कोई हल्की चीज हो, दोनों सेम एक्सेलरेशन से ही, अगर वो फ्रीली फॉलिंग है, अगर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिर रहे हैं विद नो इफेक्ट ऑफ एनी अदर फोर्स। गॉट इट नॉट इट? यस। ओके, जरा देखते हैं कहानी में और क्या क्या लिखा है। अभी हमने बात करी, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर, हर बॉडी पे, किसी भी टाइप की बॉडी हो, उस पर हमेशा फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगता है। वही बात इन्होंने भी यहां समझाने की कोशिश करी है अपनी भाषा में। When an object is dropped from some height, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of the earth, and this acceleration does not depend on the mass of the falling body. ये एक्सेलरेशन फॉलिंग बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कोई डाउट? और फिर इन्होंने डेफिनेशन वही लिखी जो मैंने ऊपर अपने अच्छी से राइटिंग में लिखी है, वो ये, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर, है ना, कि दूसरी चीज मैंने आपको समझाई है। ये तो हो गया जो आपको हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, और ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। गॉट इट चैम्प्स? इन शॉर्ट, भूलना कुछ भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हम कौन सी बात करें? आगे बात करते हैं, तो मैं हटा देता हूं अब। ओके, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। When a body is dropped freely, it falls with an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा कोई बॉडी जो ऊपर से जब नीचे गिरती है, कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो हर बॉडी पे सेम एक्सेलरेशन लगती है, हर बॉडी पे सेम एक्सेलरेशन होता है। होता कितना, ये भी तो चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि सर ऊपर से कोई भी बॉडी नीचे गिरती है उस पर एक्सेलरेशन हमेशा सेम लगता है। कितना लगता है? कितना लगता है? एक्सेलरेशन कितनी रहती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड कितनी देर में उसकी स्पीड 9.8 बढ़ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ गई। अगले सेकेंड 9.8 मीटर की रफ्तार और बढ़ गई, 3 सेकेंड में और बढ़ गई। तो अगर यहाँ, अगर मैं इसको 10 मान लेते हैं, मोटा मोटा भी समझने के लिए 10, तो 0 से 1 सेकेंड तक उसकी स्पीड हो गई 10, अगले सेकेंड में उसकी स्पीड 10 और बढ़ गई 20, फिर 30, फिर 40,
4 सेकंड में उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 40 हो जाएगी। अगर मैंने 10 माना है तो 9.8 माना तो इंटू 4, दैट्स इट। तो हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। 4 सेकंड में ऐसे 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 और ऐसे 4 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई इतनी देर में 40 मीटर पर सेकंड। बहुत होती है, बहुत होती है। 4 सेकंड्स, ओके। नाउ इतना तो स्पोर्ट्स कार भी जितनी जल्दी पिकअप नहीं करती, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इतनी जल्दी नहीं कर पाती। ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम तो लगती है हर चीज पे, पर क्या ये बस सच है कि हमेशा ऐसा होता है? अच्छा इसकी कहानी है थ्योरी अच्छी सी। पहले ऐसा नहीं मानते थे कि हर बॉडी पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, ठीक है। हर कोई हम गए, हमने एक हथौड़ा लिया है ना, और एक फीदर पंख ली, दोनों को तोड़ दिया एक साथ, तो पंख तो ऐसा करता हुआ नीचे आया, हथौड़ा तो जूम नीचे आ गया। तो अगर दोनों, जब भी हम किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, हमेशा। जब भी आप किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ोगे वेलोसिटी होगी जीरो। तो जीरो से 1 सेकंड चला वो, उसकी स्पीड हो गई मान लेते हैं 10। 9.8 को मैं 10 ले रहा हूँ इस वक्त, ठीक है क्लास। 9.8 को मैं भी 10 मान रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में भी आता है कि टेक जी इज इक्वल्स टू 10, मतलब स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप 10 रखिए, ठीक है। तो 9.8 एक्चुअली होता है, तो 9.8 10 के थोड़ा सा करीब है, तो मैं इसको प्रिसाइज करके थोड़ा सा है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके मैं इसको ले। तो पहले जीरो पे दोनों था, दोनों बॉडी थी, 1 सेकंड चलेंगे तो दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लगेगी, 9 पॉइंट तो 10 हो गया। स्पीड कितनी होगी 10, 1 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 20। 3 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 30। 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 40। तो बराबर टाइम पे बराबर स्पीड हो रही है दोनों की। तो अगर दोनों को बराबर डिस्टेंस से छोड़ते हैं, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम थी, चलते हुए रास्ते में दोनों की स्पीड सेम ही रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, तो बराबर टाइम पे नीचे गिरेंगे। ऐसा ही होता है, पर ऐसा हुआ नहीं। हमने एक हथौड़े को और एक फीदर को, पंख को थोड़ा एक साथ, दोनों एक साथ नीचे आई नहीं। पंख तो ऐसा करता उसको बहुत टाइम लगा नीचे, हथौड़ा तुरंत गिर गया नीचे। मतलब गलत हो गया कुछ, है ना। हमने तो सोचा था ऐसा तो होना नहीं था, क्यों ऐसा हुआ? इस थ्योरी को गलत साबित तो हम ही मानते थे कि नहीं यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पे अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, सब पे अलग अलग होती है। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, सिंपल ऐसे में हमारे माइंड में आ गया था। तो एक जान पहचान के एक दूर के मित्र थे गैलीलियो, उन्होंने बताया, वो लीलिंग टावर ऑफ पीसा है ना, वो पेरिस में है ना, वहां गए वो। वहां से उन्होंने दो स्टोन्स को, एक बड़े स्टोन को एक छोटे स्टोन्स को, मतलब एक बड़ी एक हैवियर मास एक लाइटर मास, दोनों को एक साथ फेंका और दोनों एक टाइम पे नीचे। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता, जी की वैल्यू हमेशा सेम होती है, कितनी भी भारी चीज को कितनी भी हल्की चीज को एक साथ नीचे फेंको हमेशा सेम टाइम पे नीचे गिरेंगी, क्योंकि दोनों की स्पीड हमेशा बराबर टाइम पे बराबर रहेगी। तो जब बराबर टाइम पे बराबर स्पीड है कि तो किसी की स्पीड गिरने की नहीं बदलेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो एक ही टाइम पे तो दोनों दोनों नीचे आएंगे, स्पीड सेम है तो। लेकिन फिर कहानी उठी कि पंख और हथौड़े को जो हमने छोड़ा, तो पंख लेट क्यों आए और हथौड़ा पहले क्यों आ गया? फिर वही हमारे मित्र ने बताया कि देखो जी, जो फीदर है, जो पंख है, उसका मास उसके सरफेस एरिया के कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसका मास उसके सरफेस एरिया है ना, उसका एरिया ज्यादा है, और उस एरिया के कंपैरेटिवली उसका मास कम है। जिस वजह से वो जब नीचे गिरता है ना, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगा, उस पर बॉयंसी ज्यादा लगी, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगा, फिर कह सकते हैं कि एयर बॉयंसी ज्यादा लगी, तो हवा ने उसको गिरने से रोका। तो कोई दूसरा फोर्स एक्शन में आ गया जो उसको रोक रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, फ्री फॉल में नहीं है वो बॉडी। इस वजह से वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से या एयर बॉयंसी की वजह से वो क्या हुआ, टाइम लग गया नीचे। अगर वहां एयर नहीं, सिर्फ ग्रेविटी होती, तो हथौड़ा और फीदर पंख दोनों सेम टाइम पे आते। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस एक्सपेरिमेंट को रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने दोहराया। ओहो,
खतरनाक पेन। अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से, है ना चैम्प्स? किस कलर से लिखते हैं? ग्रीन से। रॉबर्ट बॉयल जो थे, रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने समझाया हमें कि गैलीलियो एकदम सही कह रहे हैं। उन्होंने एक जार लिया, वैक्यूम जार, उसमें वैक्यूम पंप लगाया, वहां से सारी की सारी एयर को हटाया। ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई सब्सटेंस नहीं था, सिर्फ एक हैमर और एक फीदर, दोनों को छोड़ा। फीदर और हैमर सेम टाइम पे नीचे गिरे। मीन्स की वैल्यू ज्यादा मास कम मास में सेम रहती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। ओके, चलिए वापस बात करते हैं। इसको हम प्रूव कर ही लेते हैं क्या? चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ हैमर अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा होगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, बहुत बड़ा लिखा है। F इज इक्वल टू जी, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ हैमर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, ये फॉर्मूला हमें न्यूटन ने दिया था। जब फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ हैमर इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह हम जी लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी बोलते हैं। बॉडी चैम्प्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी बोलते हैं। तो कोई बॉडी जब नीचे गिर रही है, उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो स्मॉल जी है, जो 9.8 है, अभी हमने बात करी है। इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ हैमर अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ हैमर से मास ऑफ हैमर कट गया। जी इज इक्वल्स टू जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कभी भी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। देखो, जी में हैमर अगर नीचे गिर रहा है, तो हैमर के हैमर जब नीचे गिरता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगती है, उस एक्सेलरेशन में हैमर का मास कहीं नहीं आया है। देखो, हैमर का मास कहीं नहीं आया। एम ई इज द मास ऑफ अर्थ। So this shows acceleration due to gravity यहाँ इससे लिख देते हैं acceleration due to gravity does not depends upon mass। बॉडी चैम्प्स, तो ये थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहानी। अभी और है, खत्म नहीं हुई है। हमने बात तो कर ली कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है हर जगह, वो कभी बदलती नहीं है। मास बदलेगा तो नहीं बदलेगी, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस पे तो वेरी करती है। रेडियस बदलेगा तो बदलेगी। तो कैसे? अर्थ जो है वो तो एलिप्टिकल है ना? धरती माता जो है वो एलिप्टिकल है। इतनी इतनी एलिप्टिकल नहीं है, थोड़ी सी कम है इससे। मान लेते हैं भी ऐसी है। तो अगर ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, अगर ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की इस सरफेस पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की इस सरफेस पे, केम्स, ये कौन सा रीजन होता है? ये तो पोलर रीजन होता है। ये आपका पोलर रीजन है, ये आपका इक्वेटर है। यस और नो? तो एक है इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पे हैं, या अगर आप पोलर पे, अगर आप इक्वेटर पे हैं या फिर आप पोलर पे हैं। गॉट इट? तो अगर आप पोलर रीजन पे हैं तब आप सेंटर से ज्यादा दूर हैं, या आप इक्वेटर पे हैं तब आप सेंटर से ज्यादा दूर हैं। तो आप
अगर इक्वेटर रीजन पे हैं, इक्वेटर पे हैं, तो आप अर्थ के सेंटर से ज्यादा दूर हैं। और जब आप अर्थ के सेंटर से ज्यादा दूर हैं, क्या होगा जेम्स, क्या होगा? आर ज्यादा है। अगर आप इक्वेटर पे हैं तो आर बड़ा है। इस रिलेशन को देखो, अगर आर बड़ा है क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर आप इक्वेटर पे हैं तो आप पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम लग रही होगी, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन कम लग रही है। और पोलर रीजन पे पोलर डिस्टेंस देखो, जो पोलर डिस्टेंस है चैम्प्स, पोलर रीजन पे आप थोड़ा सा ज्यादा पास है सेंटर के, तो आर इज लेस, आर छोटा है। और जब आर छोटा है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या मतलब हुआ? का मतलब ये हुआ कि अर्थ पे इक्वेटर, इक्वेटर एंड पोलर रीजन पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। अगर हम किसी का वेट निकालते हैं, किसी का वेट, आप सबको पता है वेट क्या होता है? वेट, मेरा वेट क्या होगा, किसी बॉडी का वेट क्या होता है, मैं पढ़ा था। ठीक है, ये जानने के लिए भी आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, पुरानी वीडियोस को देखो। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, अर्थ जिस फोर्स से हमें नीचे खींचती है, अर्थ हमें जिस फोर्स से नीचे खींचती है वही हमारा वेट है। गॉट इट? तो अर्थ जो है फोर्स लगाएगी हम पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अर्थ का एक्सेलरेशन तो जी होगा ना, और तो ये इस फोर्स को हम नहीं बोले, इसको हम क्या बोलेंगे फिर? वेट बोलेंगे। अर्थ जो फोर्स हम पर लगाती है उसे हम वेट बोलते हैं। तो वेट इज इक्वल टू एम इन टू जी। गॉट इट चैम्प्स? अब मुझे बताइए, वेट जी इक्वेटर पे ज्यादा है या पोलर रीजन पे? जी इक्वेटर पे कम है और पोलर पे ज्यादा। तो अब जब पोलर पे जाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि W इज टू एम इंटू जी, और जी एट पोलर इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। दैट इज वाई वेट एट पोलर इज ग्रेटर देन वेट एट कहाँ पे? इक्वेटर। हम पोलर रीजन पे थोड़े से भारी दिखेंगे, लगेंगे, और इक्वेटर पे थोड़े, क्योंकि जी वेरी करता है रीजन, मास बाय मास नहीं, पोजीशन से। अर्थ की किस पोजीशन पे आप हैं, किस लोकेशन पे हैं, लोकेशन बाय लोकेशन चेंज। व्हाट इज चैम्प्स? एक और खास चीज तो आपने देख लिया, तो यहाँ पे इन्होंने सेम वही चीज लिखी है, एक्चुअली मैंने ही लिखी है ना? क्या? कि रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज मिनिमम। पोल पे अर्थ का रेडियस मिनिमम है, एंड मैक्सिमम एट वेट, since the radius of earth at the poles is minimum, the value of g is max। ये क्या लिखा है? रेडियस पे, रेडियस जो है पोल पे कम है तो उस पे g की वैल्यू ज्यादा है, और इसका वाइसी वर्सा, क्या? कि अगेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, सो द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर। अभी जो हमने बात करी वो यहाँ पे लिख गया, देखो। ठीक है, अच्छा है, हमारा काम हो गया, हमें लिखने के लिए कुछ मिल गया और हमने लिख लिया। एक और खास चीज, हम जब अर्थ के सरफेस पे हैं, हम जब अर्थ की सरफेस पे हैं चैम्प्स, जब हम अर्थ की सरफेस पे हैं, तो अगर हम ऐसे ऊपर उठते हैं तब भी हमारे जी की वैल्यू बदलती है, हमें जी की वैल्यू में चेंज आता है। ओके, और जब हम नीचे आते हैं तब भी जी की वैल्यू में चेंज आता है। जब ऊपर जाते हैं तो जी एट एच हम निकालते हैं, वो होता है जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। आर वो डिस्टेंस है, आप जितना, ये आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट, ये आपका एच होता है, और ये आपकी, आपका आर। गॉट इट नॉट? और जब आप नीचे आते हैं, अगर आप यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब डेप्थ में जाते हैं, तो जी डी की वैल्यू होती है जी 1 - d अपॉन
आर। तो जो हम नीचे देखो जी एच जी डी, दोनों इक्वेशन को आप देखोगे तो दोनों की वैल्यू ओरिजिनल जी से, जो जी एट सरफेस है वो ये है, जी ये वाला ओरिजिनल वैल्यू है, वो हमेशा जी एट एच और जी एट डी से कम से हमेशा ज्यादा आएगी। हाइट पे जाएंगे तब भी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, क्या होगा, कम या ज्यादा, कम होगा। और हम डेप्थ में जाएंगे, हम गड्ढे में जाएंगे तब भी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, कैसे? जब हम ऊपर जाते हैं तो हम अर्थ के सेंटर से दूर जा रहे हैं, है ना, तो हमारा रेडियस बढ़ रहा है। और जब रेडियस बढ़ता है चैम्प्स, जब रेडियस बढ़ता है तो जी की वैल्यू कम होती है। हाइट पे जाते हैं तो अब आप कहोगे सर हम नीचे जाते हैं तो फिर तो रेडियस कम होना चाहिए, अर्थ से हम अंदर नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर तो डिस्टेंस कम हो रहा है मेरा हमारे सेंटर से, फिर क्यों वैल्यू कम हो रही है? वो इसलिए जब आप नीचे जाते हो, कि आप यहाँ से नीचे जा रहे हो, तो जब आप यहाँ पे आ गए हो तो सिर्फ अर्थ का इतना मास ही तो है जो आप पे ग्रेविटी लगा रहा है, कि बचा हुआ मास अब आप पे ग्रेविटी नहीं लगा रहा होगा ना। ठीक है, अगर आप इतनी गहराई में आ चुके हो तो सिर्फ ये बचा हुआ मास ही आप पे ग्रेविटी लगा रहा है। जब डेप्थ में चले गए तो आपने अर्थ का मास ही कम कर दिया, है ना, क्योंकि बाकी मास को आप छोड़कर नीचे आ गए हो। जब अर्थ का मास कम हो गया, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के मास पे तो वेरी करेगी। तो जब हम नीचे जाते हैं तो मास कम होता है, ऊपर जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस बढ़ेगा तब भी जी की वैल्यू कम होगी, और मास कम होगा तब भी जी की वैल्यू कम होगी। और ऐसा हुआ। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम हाइट पे हैं, अगर हम हाइट पे हैं तो ये वैल्यू होगी, हमने नीचे पीछे भी लिख रखा है। ठीक है, बात कर लेते हैं कैसे। अगर आप हाइट पे हैं तो जी होगा, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जो जी है चैम्प्स, इसको जी डैश बता देते हैं, उसको जी डबल डैश बता देते हैं। जी डबल डैश का मतलब है जी एट डेप्थ, और जी डैश का मतलब है जी एट हाइट, और ये बदलेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये कांस्टेंट क्यों रहती है, कांस्टेंट क्यों नहीं रह पाती है, कहाँ कहाँ कांस्टेंट होती है, कहाँ कहाँ कांस्टेंट नहीं होती है, वेट हमारा जी की वजह से वेरी कर सकता है। खास चीज और, हम जब चांद पे जाते हैं ना, चंदा मामा, मून पे अगर आप जाओगे तो मून पे ग्रेविटी बहुत कम है, अर्थ से 6 टाइम्स कम, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना कम। तो जब हम वहां पे जाएंगे तो वहां की ग्रेविटी 6 टाइम्स कम है, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, अर्थ की जी से 6 टाइम्स कम। तो अगर हमारा वेट ऑन अर्थ जो है वो है m/g, तो वेट ऑन मून क्या होगा, m/g/6। और m/g क्या होता है, m/g तो होता है वेट ऑन अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। तो जब आप चंदा मामा पे जाओगे तो आपका वेट जो है वो अर्थ से 6 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 60 किलो के हैं, हालांकि किलो वेट नहीं होता, ठीक है, फिर भी अगर आप यहाँ पे आप 60 किलो के हैं तो वहां जाने के बाद आप सिर्फ 10 किलो के होंगे। इसका मतलब अगर कोई आपको मोटा कहता है तो इसका मतलब आप मोटे नहीं है, सीधा बोलिए मैं मोटा नहीं हूँ, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, मैं बस गलत प्लेनेट पे हूँ। अभी मैं 60 किलो का हूँ, मैं मून पे जाऊंगा ना 10 किलो का हो जाऊंगा। ओके, तो यू आर नॉट फैट, बट इतना कहने से मोटापा तो कम हो जाएगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ते रहिए, खत्म करिए, पढ़ो, पढ़ो, टिल देन बाय।